लास्ट वाली क्लास में बच्चों हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? ये पॉलीमॉर्फिज्म इनकैप्सुलेशन तक आई थिंक। यस सर। ठीक है, अब ये पहली यूनिट का सेकंड पार्ट है, इंट्रोडक्शन टू जावा। तो इसमें टाइप ऑफ जावा प्रोग्राम, एप्लेट, दो तरीके के होते हैं, एप्लेट और एप्लीकेशन, और उसके बाद जावा कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है, देन जावा सोर्स कोड, बाइट कोड और आपका ऑब्जेक्ट कोड, जेवीएम, और उसके बाद लास्ट में है आपका फीचर्स ऑफ जावा, और ये सब चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो यही हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट से, इंट्रोडक्शन टू जावा। हम क्लास का एग्जांपल सीधे सीधे दे रहे हैं क्योंकि क्लास का एग्जांपल हमें देना चाहिए ना। तो क्लास का एग्जांपल हम दें कि जैसे आपका एनिमल एक क्लास है, तो एनिमल क्या कर सकते हैं, आपके जो है उनकी आइज़ होती हैं, वो खाना खाते हैं, मतलब सब कुछ चीज़ें खा सकते हैं, उनका कुछ कलर हो सकता है, तो ये आपका क्लास हो गई। अब उसके बाद जब ऑब्जेक्ट की बारी आई तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का इंस्टेंस होता है, यानी कि उस बड़ी सी क्लास का एक छोटा सा एलिमेंट होता है। जैसे कि अब क्लास तो हमारी आपकी जो है एनिमल हो गई, और ऑब्जेक्ट कौन होगा, डॉग होगा, काऊ होगा, लॉयन होगा। ये सबके अंदर जो फीचर्स हैं कि एनिमल का फीचर है कि वो देख सकता है, तो एनिमल में जब डॉग आए तो डॉग भी देख सकता है, काऊ भी देख सकती है, लॉयन भी देख सकता है, ये है इसका मतलब। और एक और यहाँ पे देख लीजिए, डेफिनेशन यहाँ पे और करके दी है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ स्टेट एंड बिहेवियर। एक ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो उसके पास कुछ स्टेट होंगे, और स्टेट मतलब फीचर्स, और बिहेवियर मतलब उनका कोई काम होगा। द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन फील्ड मतलब वेरिएबल के रूप में, जो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में वेरिएबल यूज़ करते हैं वो आपका स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और जो मेथड यूज़ करते हैं, मेथड मतलब फंक्शन, वो आपके जो है ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को यूज़ करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम आपको यहाँ पे बता दें ऑब्जेक्ट और उसके बारे में कि जैसे कि आपका वुड है, वुड मतलब लकड़ी, तो उस वो वुड क्या है, एक क्लास है, और उससे जो है बहुत सारी चीज़ें हम तैयार कर सकते हैं, जैसे कि चेयर तैयार कर सकते हैं, टेबल तैयार कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। वुड के जो फीचर्स होते हैं वो इन सारे ऑब्जेक्ट्स में होंगे। ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे फ्रूट है, तो फ्रूट एक क्लास है, और उस क्लास का जो है एग्जांपल हम लें तो क्लास के जो भी फीचर्स होंगे, यानी स्ट्रक्चर जो भी होगा, फीचर्स होंगे, वो सारे फ्रूट में पाए जाएंगे। कि फ्रूट का आपका जो है, अच्छा दो ही चीज़ें होती हैं उन फीचर्स में, एक एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं और एक इंटरनल फीचर्स होते हैं। जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं उनको हम लोग स्टेट कह देते हैं, और जो इंटरनल फीचर्स होते हैं उनको हम लोग बिहेवियर कह लेते हैं, बिहेवियर। जैसे कि अगर हम फ्रूट कहें तो फ्रूट में आपका एक्सटर्नल फीचर्स में मान लीजिए हमने ऑरेंज ले लिया, तो ऑरेंज के एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं कि वो ऑरेंज कलर का होता है, यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स में जो बाहर से हम लोग देखते हैं तो वो उसका एक कलर होगा, यानी वो ऑरेंज है कलर, और दूसरा उसका एक वो क्या कहते हैं, शेप होगा, उसकी कोई एक डिज़ाइन होती कि वो आपका गोल होता है। तो जो बाहर से देखने वाले होते हैं वो फीचर्स होते हैं, और फीचर्स को हम लोग अपने प्रोग्राम में जो रिलेट कर रहे हैं वेरिएबल्स से रिलेट कर रहे हैं, कि इंटीजर वेरिएबल लें या फ्लोट वेरिएबल लें या डबल वेरिएबल लें, कैरेक्टर वेरिएबल लें। और फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है, बिहेवियर होता है। तो बिहेवियर बच्चों मतलब कि उसका वर्क क्या है। तो अब एक उसका बात करें, ऑरेंज की अगर बात कर रहे हैं तो उसका बिहेवियर है कि वो सीट्रस होता है या वो जूसी होता है, उसके अंदर जूस होता है, वो सीट्रस होता है। तो कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए हमने फ़ैन कहा, तो फ़ैन हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो फ़ैन के जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो क्या है कि उसमें 3 ब्लेड्स होते हैं, और उसका कलर कोई रेड ग्रीन ब्लू हो सकता है, ये बाहर से दिखने वाले। और इंटरनल फीचर्स क्या है कि वो हवा देता है। तो दो ही चीज़ें आपको याद रखनी, जब ऑब्जेक्ट की बात आए तो ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके कुछ स्टेट होंगे और उसका कुछ बिहेवियर होगा।
तो हम लोग जब फंक्शन बनाते मतलब फंक्शन प्रोग्रामिंग करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट में, तो जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो स्टेट होता है, यानी कि उसकी एक्सटर्नल फीचर्स, और जो फंक्शन के अंदर हम वर्ड इनपुट, वर्ड कंप्यूट, वर्ड डिस्प्ले बना रहे हैं वो उसके इंटरनल फीचर्स कहे जाएंगे, और उसी को हम बिहेवियर कहते हैं कि वो वैल्यू इनपुट कराएगा, वो कैलकुलेशन करेगा 2 नंबर की, वो 2 नंबर का सम प्रिंट कराएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई बच्चों। उसके बाद जो है अब हम लोग आगे चलते हैं। जब जावा प्रोग्राम हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब जावा प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, तो जावा में वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन आपके लेवल पे 2 ही चीज़ें दिखाई गई हैं, और ये हम 2 बार 3 बार पूछी भी जा चुकी हैं। जावा के टाइप ऑफ प्रोग्राम, जावा कितने तरीके के प्रोग्राम को यूज़ करता है, यानी कितने तरीके के प्रोग्राम उसमें बनाए जाते हैं। तो जावा में हम लोगों का यहाँ पर जो कोर्स है उसके हिसाब से 2 तरीके के प्रोग्राम होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम, और जावा एप्लेट प्रोग्रामिंग। 2 तरीके की प्रोग्रामिंग जावा में यूज़ की जाती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और जावा एप्लेट प्रोग्रामिंग। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और एप्लेट प्रोग्रामिंग दोनों की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि ये जो हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ये जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग कही जाती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो वो प्रोग्राम क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट का मतलब यूज़र, यानी कि हम लोग जो बना रहे हैं प्रोग्राम, तो ये हम अपने कंप्यूटर पे जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको हम क्लाइंट कंप्यूटर पे यूज़ करेंगे, यानी हम अपने ही कंप्यूटर को क्लाइंट कंप्यूटर कह रहे हैं, पर्सनल लेवल पे एक तरीके से। और इफ़ ऑनलाइन इट हैज़ टू बी डाउनलोडेड बिफोर बीइंग रन। अगर ऑनलाइन हम प्रोग्राम देख रहे हैं तो उसको पहले हमें अपने कंप्यूटर पे लोड करना पड़ेगा और फिर अपने सॉफ्टवेयर पे चलाना पड़ेगा। तो जो भी प्रोग्राम हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये हमारी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग कही जाती है, जिसमें हम फैक्टोरियल वैल्यू, एडिशन ऑफ 2 नंबर, ये सब चीज़ें बना पाते हैं। इसके लिए कोई एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे ब्लूजे है, एडिट प्लस है, एक्लिप्स है, या बहुत सारे और सॉफ्टवेयर हैं, जे क्रिएटर है। तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर जावा का प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं और उसको कंपाइल कराते हैं और एग्जीक्यूट करा ले जाते हैं। अगर कोई और प्रोग्राम इंटरनेट पे ऑनलाइन है तो उसको हम वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद अपने सॉफ्टवेयर पे उसको रन करा सकते हैं। तो इसको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग कहते हैं। या मतलब खुद एप्लीकेशन करके हम देख पा रहे हैं कि हाँ एडिशन ऑफ 2 नंबर का कोड लिखा तो वो चल जा रहा है हमारा, ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर पे। तो ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग हो गई। दूसरा है जावा एप्लेट। तो स्मॉल प्रोग्राम रिटन इन जावा एंड दैट इज डाउनलोडेड फ्रॉम अ वेबसाइट एंड एग्जीक्यूट विद इन अ वेब ब्राउजर ऑन क्लाइंट कंप्यूटर। जावा एप्लेट भी आपके प्रोग्राम होते हैं जावा के अंदर बनाए जाने वाले, लेकिन इनकी खासियत क्या होती है कि ये आपके किसी नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो जावा को प्रोग्राम रन करता है उस सॉफ्टवेयर पे रन नहीं होते हैं, ये आपके किसी भी वेब ब्राउज़र पे ही रन होते हैं। अलग टाइप के कोड इसमें लिखे जाते हैं। वेब ब्राउज़र का मतलब हुआ इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, मोजिला, फायरबॉक्स, ये वेब ब्राउज़र हुए। यानी ऐसे जावा के प्रोग्राम जो किसी वेब ब्राउज़र पे ही रन कराए जाते हों, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ज़्यादातर ऑफलाइन, तो वो हमारे जावा एप्लेट प्रोग्रामिंग कही जाती है। बच्चों समझ में आ रहा है? और ये वाले प्रोग्राम जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं ये अपने सॉफ्टवेयर पर रन हो जाते हैं, जो ब्लूजे वगैरह होता है, ठीक है, ये उस पर रन हो जाते हैं। और जो जावा एप्लेट होता है ये किसी वेब ब्राउज़र पे ही रन होगा, और दोनों जावा के प्रोग्राम हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका नेम एनी 2 जावा प्रोग्राम, तो वहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और जावा एप्लेट, यही 2 नाम आपको देने हैं। और यहाँ पे डेफिनेशन भी देखो दी गई है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन भी आप बता सकते हैं। ये दोनों आपको दिमाग में आया कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और एप्लेट प्रोग्रामिंग क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग उसमें जो क्लाइंट कंप्यूटर, यानी आपके घर का कंप्यूटर, हमारे घर का कंप्यूटर, उसी पे हम लोग किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रोग्राम बनाकर उसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ठीक है। और अगर किसी वेबसाइट से प्रोग्राम लोड किया है तो भी उसको, उस कोड को अपने उसमें कॉपी पेस्ट करके रन करा के देख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा ये जावा एप्लेट जो बताया गया है,
ये किसी भी वेबसाइट से चाहे लोड किया हो प्रोग्राम और चाहे खुद ही बनाया हो, इसके खुद भी कोड लिखे जा सकते हैं। लेकिन इसको रन जो कराओगे तो ये किसी वेब ब्राउज़र पे ही रन होगा, ये कोई सॉफ्टवेयर नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं उन पे रन नहीं होगा। और वेब ब्राउज़र को हमने बता दिया आपका कि क्रोम हो गया, आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इस पे रन होते हैं इसके प्रोग्राम जावा एप्लेट के। उसके बाद जो है फिर कंपाइल एंड रन जावा प्रोग्राम। तो ये स्टेप्स क्या हैं, जावा का प्रोग्राम कैसे पूरा वर्क करता है उसको यहाँ पे समझाने के लिए कहा गया है। तो इसको मैं पहले पिक्चर थोड़ी सी दिखा दूं, उसके बाद आप समझिए कि सबसे पहले आपका एक टेक्स्ट एडिटर होता है। टेक्स्ट एडिटर यानी ब्लूजे में जो वाइट कलर की स्क्रीन खुलती है वो हमारा टेक्स्ट एडिटर है। ऐसे नोटपैड आपका टेक्स्ट एडिटर हो सकता है, वर्डपैड टेक्स्ट एडिटर हो सकता है, जिस पे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। कॉपी में या बुक में कोई भी प्रोग्राम लिखा या अपने दिमाग में आप बनाना सीख गए हो, तो जो प्रोग्राम लिखते हो जिस जगह पर, वो हमारा टेक्स्ट एडिटर होता है। ये प्रोसेस बता रहे हैं कि जावा का प्रोग्राम कैसे इंटरनली वर्क करता है। तो टेक्स्ट एडिटर पे हमने लिख लिया। इस टेक्स्ट एडिटर पे जो प्रोग्राम कंप्लीट लिख लिया है, इसी को हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। बच्चों याद रखिएगा, जो प्रोग्राम हमने लिखा था इसको हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। और सोर्स कोड की फाइल का नाम का एक्सटेंशन नेम हमेशा .java होता है। जैसे आपने अपनी फाइल का नाम वयूम दिया तो कंप्यूटर उसमें .java अपने आप लगा लेगा जो ब्लूजे पे लिखते हो, या आपने ओजस्वी दिया तो ओजस्वी .java अपने आप कर लेगा जो भी सोर्स कोड आपने टेक्स्ट एडिटर पे लिखा था। तो ये आपका सोर्स कोड हो गया। फिर उसको जावा का कंपाइलर कंपाइल कराता है। जावा का कंपाइलर का नाम क्या होता है? जावा सी होता है। जावा के कंपाइलर का नाम जावा सी होता है, वो उसको कंपाइल कराता है। और कंपाइल कराने के बाद में एक नई फाइल जनरेट करता है। इस नई फाइल को हम लोग यहाँ पर बाइट कोड कहते हैं। जो आपका सोर्स कोड था, यानी कि आपने जो प्रोग्राम लिखा था, उसको कंपाइल कराया गया और कंपाइलर द्वारा, और उसके बाद जो एक नई फाइल क्रिएट हुई उसको हम लोग बाइट कोड कहते हैं। तो कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है बच्चों कि उस प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, कोई सिंटैक्स गलत तो नहीं लिख दिया है, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई है। इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है कंपाइलेशन प्रोसेस में। फिर जब कोई एरर नहीं मिलती है और सब कुछ सही सलामत चल रहा होता है, तो उसके बाद वो कंपाइल करके जो नई फाइल जनरेट करता है, जिसको हम लोग बाइट कोड फाइल कहते हैं। मतलब वो फाइल जो जनरेट होती है उसका नाम बदल जाता है। जैसे आपने vayum.java से नाम सेव किया था, अब ये क्या हो जाएगा, जब नई फाइल क्रिएट होगी तो इसका नाम हो जाएगा vayum.class। vayum.class ये नई फाइल जनरेट हो जाएगी। अगर इसको आप ओपन करके देखोगे तो आप एक नया ऐसा कोड दिखाई पड़ेगा आपको जिसको आप पढ़ नहीं सकते, आप उसको जान नहीं पाओगे इसमें लिखा क्या, जबकि वो कोड कन्वर्ट होकर जो सोर्स कोड आपने लिखा था java.util.asterisk उसी को कन्वर्ट करके उसने यहाँ पे नया फाइल बनाई है। तो आपके ही प्रोग्राम का ये कोड है, लेकिन इसको आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। और इसी कोड को हम लोग बाइट कोड कहते हैं। और ये आपका क्लासेस, जो भी क्लास का नाम आपने डाला था वयूम डॉट, और अपने आप डॉट क्लास लगा लेगा। फिर ये जो ऑब्जेक्ट कोड आपका बन गया है बाइट कोड, इसको जावा वर्चुअल मशीन यानी जावा का इंटरप्रेटर, जावा में देखो बच्चों याद रखिएगा, जावा में कंपाइलर प्रोग्राम भी होता है और जावा में इंटरप्रेटर प्रोग्राम भी होता है। क्या आप लोग जानते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर का क्या मतलब है? सर कंपाइलर जो है एक साथ कंपाइल कर देता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। बिल्कुल सही। देखो आप ये समझ लो, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, जो लोग नहीं जानते समझ लें। ये दोनों प्रोग्राम्स जो हैं ये ट्रांसलेटर होते हैं। ट्रांसलेटर का मतलब जैसे हमें चाइनीज़ नहीं आती है तो हमारे बीच में कोई एक बंदा खड़ा कर लिया जाए जिसको चाइनीज़ भी आती है और हिंदी भी आती है, तो हम हिंदी में कुछ कहें तो वो चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर दे, और फिर चाइनीज़ वाला कुछ कहे तो वो हमें हिंदी में बता दे। तो वो बीच में जो आदमी खड़ा है वो क्या है? वो ट्रांसलेटर है। तो ऐसे ही जो हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं, ये तो हम लोग स्टैंडर्ड इंग्लिश में अपना लिखते हैं ना सोर्स कोड, तो इसको कंप्यूटर कैसे जाने, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी नंबर समझता है या मशीन कोड समझता है। तो मशीन कोड 0-1 फॉर्म में होता है और हमारा तो हमने ABCD फॉर्म में सब कुछ लिख रखा है ये। तो इसको कैसे समझेगा? तो उसके बीच में ये प्रोग्राम डाले जाते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर।
इनका काम होता है कि हमारे जो हमारी लैंग्वेज में लिखी हुई चीजें हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. हाँ तो सबसे पहले आपका सोर्स कोड जो है कंपाइलर, जावा के कंपाइलर द्वारा बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ, और बाइट कोड में जब कन्वर्ट होता है तो उसमें जो फाइल बनी होती है उसका नाम, एक्सटेंशन नेम का मतलब होता है किसी फाइल में जो डॉट लगाने के बाद लिखा होता है वो एक्सटेंशन नेम होता है। तो डॉट क्लास हो जाता है, और जब तक सोर्स कोड था तब तक वो डॉट जावा था। और उसके बाद जावा वर्चुअल मशीन, हाँ, और ये बच्ची ने जो बताया था डिफरेंस वो भी बिल्कुल सही है कि सोर्स कोड को एक ही बार में कंप्यूटर से पढ़ता है और फिर वो बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अगर बीच में कोई एरर 2-3 आई तो उसको पहले सही करवाएगा और उसके बाद बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। फिर बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद फिर इंटरप्रेटर काम करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाई लाइन पढ़ता है। ये बाइट कोड जो बन गया है इसको एक लाइन पढ़ेगा, फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। इंटरप्रेटर जो है ये जावा वर्चुअल मशीन नाम से जाना जाता है। इंटरप्रेटर का नाम जावा वर्चुअल मशीन, और जावा का कंपाइलर का नाम जावा सी होता है। तो ये आपका एक लाइन पढ़ा और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। और मशीन कोड को कन्वर्ट करने का मतलब जानते हो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हर कंप्यूटर में कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जो 01 की भाषा को समझता है, यानी मशीन लैंग्वेज को समझता है, तो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद फिर यह ऑपरेटिंग सिस्टम वापस जो भी पूरा प्रोग्राम जब कंपाइल करके रन करने के बाद आउटपुट देता है तो वापस ये इसी सीक्वेंस से हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक प्रोसेस है पूरी, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि पहले टेक्स्ट एडिटर पे प्रोग्राम लिखा जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं, उसकी फाइल का एक्सटेंशन नेम डॉट जावा होता है। फिर कंपाइलर उस सोर्स कोड को कंपाइल करके एक नई फाइल क्रिएट करता है जिसका एक्सटेंशन डॉट क्लास होता है, इसको हम बाइट कोड कहते हैं। और फिर इस बाइट कोड को जावा का इंटरप्रेटर जिसका नाम जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन, लाइन बाय लाइन आपका मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़कर और जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई होती है उसके ऊपर वर्क करता है। ये हमने अपने भाषा में समझा दिया, बाकी यहाँ पे मैं पढ़े दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम इज 2 स्टेप प्रोसेस। देखो, एक कंपाइलेशन प्रोसेस है, एक एग्जीक्यूशन प्रोसेस है। ये 2 स्टेप प्रोसेस है। ड्यूरिंग कंपाइलेशन फेज जावा कंपाइलर कंपाइल्स द सोर्स कोड एंड जनरेट बाइट कोड। आप देख पा रहे हो यही चीज जो यहाँ दिखाई गई थी वो वही कही गई है। दिस इंटरमीडिएट बाइट कोड इज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ अ डॉट क्लास। तो ये जो बाइट कोड बनता है ये एक डॉट क्लास नाम की फाइल बनाता है। इन सेकेंड फेज, ये तो पहली फेज हुई जिसमें टेक्स्ट एडिटर में लिखा हुआ सोर्स कोड जावा कंपाइलर द्वारा बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। अब सेकेंड फेज क्या है? जावा वर्चुअल मशीन इज ऑल्सो कॉल्ड जावा इंटरप्रेटर टेक्स द डॉट क्लास फाइल की बात हो रही है एज इनपुट के रूप में ये लेता है इसको, एंड जनरेट आउटपुट बाय द एग्जीक्यूटिंग द बाइट कोड। तो जो भी इसमें आपने बाइट कोड में डेटा दिया गया होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजकर और फिर आउटपुट जनरेट करवा देता है, आउटपुट कोड जनरेट करवा देता है। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयरफॉर अ प्रोग्राम इन जावा इज मेड ऑफ 1 और मोर क्लासेस। ये क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो इसमें एक प्रोग्राम में एक से अधिक क्लासेस हो सकती हैं। नो मैटर हाउ ट्रिवियल अ प्रोग्राम इज, इट मस्ट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ अ क्लास। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है, इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि जिस क्लास, जैसे एक प्रोग्राम में कई सारी क्लास बनाई गई हैं तो जिस क्लास के अंदर वॉइड फंक्शन होता है वहीं से वो कंट्रोल करना चालू करता है, चाहे क्लासेस कितनी भी बनाई गई हों। एक प्रोग्राम में कई सारी क्लास हो सकती हैं। तो बच्चों ये कंपाइलेशन और उसको प्रोसेस को समझ गए आप लोग कि कैसे जावा प्रोग्राम कंपाइल होता है या कैसे एग्जीक्यूट होता है? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों।
उसके बाद फिर ये टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही, इसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए ये सब डेफिनेशन में पूछा जा सकता है। जावा सोर्स कोड क्या है? तो जावा सोर्स कोड इज कोड दैट इज अ प्रोग्रामर राइट इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप समझ पा रहे हो, जो हम टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं तो जावा लैंग्वेज में लिखते हैं ना, हम कोई अपनी लैंग्वेज का गाना नहीं लिखने लगते हैं, जावा लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखते हैं। इन एनी टेक्स्ट एडिटर, किसी टेक्स्ट एडिटर में। फिर जावा सोर्स कोड इज कन्वर्टेड टू अ जावा बाइट कोड बाय द जावा कंपाइलर। और जावा कंपाइलर का आपका जो नाम होता है जावा सी होता है, जावा सी। उसके बाद जो है जावा सोर्स कोड फाइल यूजली हैव द डॉट जावा एक्सटेंशन। इतना आपको याद करना है जावा सोर्स कोड के बारे में, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और उसके बाद अब बाइट कोड बन गया, बाइट कोड की डेफिनेशन पूछी गई। तो बाइट कोड इज अ प्रोग्राम कोड दैट हैज बीन कंपाइल्ड फ्रॉम सोर्स कोड। आपको मालूम है सबसे पहले सोर्स कोड लिखा जाता है और उसको कंपाइलर द्वारा कंपाइल करके बाइट कोड तैयार हो जाता है, एक नई फाइल बनती है जिसको हम बाइट कोड कहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है बाइट कोड इज अ प्रोग्राम कोड दैट हैज बीन कंपाइल्ड फ्रॉम सोर्स कोड। सोर्स कोड द्वारा वो कंपाइल की गई होती है। इट मे बी, कंपाइल करने के बाद मिलती है। इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय जावा वर्चुअल मशीन। और उसके बाद वो जो बाइट कोड बना है उसको जावा वर्चुअल मशीन द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है और फर्दर कंपाइल्ड इनटू मशीन कोड। एग्जीक्यूट करने का मतलब उसको वापस फिर से एग्जीक्यूट करना जिससे कि वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाए, जो बाइट कोड था। विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रोसेसर। प्रोसेसर का मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, जो विंडोज नहीं आपका विंडोज लोड होती है तो विंडोज एक्सपी, ये तो आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इस समय हम लोग विंडोज 10 यूज कर रहे हैं। और फिर बाइट कोड फाइल जनरली हैव अ डॉट क्लास एक्सटेंशन। जो बाइट कोड की फाइल जनरेट होती है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट क्लास। तो ये आपको इतना याद करना है बाइट कोड में। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फिर से दिखाया गया कि आपका यहाँ पे अगर स्क्रीन साफ दिखाई पड़ रही है तो देख लीजिए, ये जावा सोर्स कोड है, ठीक है। जावा सी कंपाइलर द्वारा इसको कंपाइल कराया गया और नई फाइल जनरेट हुई बाइट कोड, जिसका एक्सटेंशन नेम डॉट क्लास होता है। उसके बाद अब यहाँ पे बच्चों ये अलग अलग जो दिखाया गया कि जो जेवीएम होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों क्योंकि कई अलग अलग होते हैं, जैसे कि हम लोग ज़्यादातर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, विंडोज़ 10। ऐसे लिनक्स भी लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या मैक एमएसी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर ये बाइट कोड हर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग जेवीएम होता है। आपका जो है लिनक्स या लाइनेक्स का जेवीएम अलग होता है, विंडोज़ का जेवीएम अलग होता है जावा वर्चुअल मशीन, और मैक का जेवीएम अलग होता है। और ये सारे जेवीएम जो हैं इस बाइट कोड को पढ़ने में कैपेबल होते हैं और उसको फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराने के लिए आपका रेडी रहते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। उसके बाद जो है एक टर्म यहाँ पे ये भी पूछ दिया गया, ऑब्जेक्ट कोड क्या है। वैसे ऑब्जेक्ट कोड कोई अलग नहीं है, वही बाइट कोड से रिलेटेड है पूरा, इसको बस देख लीजिए डेफिनेशन में। ऑब्जेक्ट कोड कैन नॉट बी रीड बाई पीपल। हमने बताया था बाइट कोड को हम लोग पढ़ नहीं सकते, सोर्स कोड को तो हम ही लिखते हैं, हम पढ़ भी सकते हैं, बाइट कोड को हम लोग पढ़ नहीं सकते। इट इज सीक्वेंस ऑफ बाइट्स दैट इनकोड स्पेसिफिक मशीन इंस्ट्रक्शन that will be executed by the microprocessor when it runs या execute the program। तो आपने समझ लिया कि जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ये नॉर्मल पीपल द्वारा नहीं रीड किया जा सकता है, और ये आपका सीक्वेंस होता है, जो भी आपने सोर्स कोड में इंस्ट्रक्शन लिखी थी उनको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देना और उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मशीन द्वारा यानी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा वर्क परफॉर्म करा देना। और ये कौन सब काम करवाता है, माइक्रो प्रोसेसर काम करवाता है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने का। फिर ऑब्जेक्ट कोड इज
द रिजल्ट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ मॉड्यूल या प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टोर्ड इन लेटर यूज। एक बार बाइट कोड बन गया बच्चों, उसके बाद आप उसको चाहे जितनी बार एग्जीक्यूट कराओ। यहाँ का कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट करा दिया तो उसका बाइट कोड एक बार जनरेट हो गया। अब अगर उस सोर्स कोड में कोई मॉडिफिकेशन करते हो तो बाइट कोड तो पुराने जो कंपाइल कराया था उसी के अकॉर्डिंग उसने बाइट कोड जनरेट किया था, तो इसलिए उसको दोबारा से सेव करना पड़ता है प्रोग्राम को और फिर से कंपाइल करना पड़ता है जिससे नया बाइट कोड जनरेट हो। सपोज दैट प्रोग्राम में आप सोर्स कोड बदल दो, आप INT की जगह पे फ्लोट लिख दो, फ्लोट की जगह कैरेक्टर लिख दो, तो उसके हिसाब से प्रोग्राम का रिजल्ट भी बदलना चाहिए। लेकिन आप उसको जो है कंपाइल ना कराओ, तो कंपाइल नहीं करोगे तो जो पहले आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराया था उसी का बाइट कोड बना होगा और वही वर्क करता रहेगा और आपका नया प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए आपको चेंज करना पड़ता है। और ये जो डॉट क्लास नाम से बाइट कोड बना है, इसकी फाइल को पेन ड्राइव में लेकर आप किसी दूसरे सिस्टम पे चलाओ जाकर, तो आराम से चल जाएगी। बाइट कोड की ज़रूरत होती है खाली उसको। तो ये हो गया। उसके बाद जो है फिर आपका ये बाइट कोड की ही स्पेशली बात कही जा रही है, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्ट कोड है वो बाइट कोड ही है। फिर उसके बाद जो है जावा वर्चुअल मशीन JVM, ये क्या है? ये आपका इंटरप्रेटर है जो लाइन बाय लाइन पढ़ता है बाइट कोड जो भी कन्वर्ट हुआ है उसको। ये क्या करता है? JVM इज अ इंजन दैट प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट टू ड्राइव द जावा कोड और एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट अलग अलग होते हैं ना, हम लोगों ने अभी भी देखा विंडोज़ का इन्वायरमेंट अलग होता है, लिनक्स का इन्वायरमेंट अलग होता है और मैक का इन्वायरमेंट अलग होता है। तो अलग अलग इन्वायरमेंट में उस बाइट कोड को कन्वर्ट करना जिससे कि वो पर्टिकुलर कंप्यूटर या वो पर्टिकुलर मशीन समझ सके, किसकी जिम्मेदारी होती है? JVM की होती है, ठीक है। तो JVM इज अ इंजन दैट प्रोवाइड रन टाइम एनवायरनमेंट, प्रोग्राम को रन करते समय क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए वो प्रोवाइड करता है, टू ड्राइव द जावा कोड और एप्लीकेशन। इट कन्वर्ट जावा बाइट कोड इनटू मशीन कोड, जावा बाइट कोड को मशीन कोड में 01 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। JVM इज अ पार्ट ऑफ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट या जावा रन एनवायरनमेंट, जिसको JRE कहते हैं। इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे जावा है ऐसे और भी होती हैं, उसमें क्या होता है? द कंपाइलर प्रोड्यूस मशीन कोड फॉर पर्टिकुलर सिस्टम। दूसरी लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर वो विंडोज पे रन होने वाला प्रोग्राम है तो वो विंडोज पे ही रन होगा बच्चों, वो फिर मैक पे रन नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें बाइट कोड जनरेट नहीं होता। फिर से एक बार थोड़ा सा कहानी सुना देते हैं कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कही जाती है। अभी फीचर्स में हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बाइट कोड जनरेट होते हैं, जबकि और लैंग्वेज जो हैं C++, उसमें बाइट कोड जनरेट नहीं होता है। उसमें जो सोर्स कोड होता है सीधे मशीन कोड में कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है। और उसमें और जो लैंग्वेज होती है उसमें सिर्फ या तो किसी लैंग्वेज में सिर्फ कंपाइलर होता है और या तो किसी लैंग्वेज में सिर्फ इंटरप्रेटर होता है जो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है और हमारा आउटपुट मिल जाता है। तो जावा अलग एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बाइट कोड जनरेट होता है। बाइट कोड अलग अलग JVM द्वारा, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग JVM द्वारा हर मशीन पे चल जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो अदर लैंग्वेज हैं, अगर विंडो पे कोई प्रोग्राम 2 नंबर के सम का रन कराया गया तो वो दूसरे विंडो के वाले कंप्यूटर पे तो रन हो जाएगा, लेकिन वही कोड अगर लिनक्स पे रन कराओगे तो नहीं रन होगा, क्योंकि वो विंडोज़ का कंपाइलर विंडोज़ में ही कन्वर्ट कर सकता है। अब लाइनेक्स का लाइनेक्स में कन्वर्ट कर सकता है, मैक का मैक में कन्वर्ट करता है। लेकिन बाइट कोड ऐसा कोड होता है जो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समझा जाता है। और इसको समझाने के लिए बैठा कौन है? JVM बैठा है, क्योंकि JVM के पास जो तरीका है वो चाहे विंडोज़ का बाइट कोड हो उसको भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता है, या जो मैक का JVM होगा वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता है।
तो यहाँ पे जावा एक बड़ी लैंग्वेज इसी के कारण भी सिद्ध हो सकती है कि जावा किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराया जा सकता है जावा का प्रोग्राम, जबकि और जो लैंग्वेज हैं उनके प्रोग्राम को जिस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाया गया, एग्जीक्यूट किया गया, उसी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो एग्जीक्यूट हो पाएंगी और नए दूसरे मतलब प्लेटफॉर्म चेंज करने पर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। फीचर्स ऑफ जावा, इस पे ध्यान दीजिए। फीचर्स ऑफ जावा बस समझना है, जहां कहीं किसी को क्वेश्चन लगे कि कुछ पूछना चाहिए आप प्लीज बोल दीजिएगा, बाकी मैं आपको यहां पर पढ़ के ये समझा दे रहा हूं। यहां पे लिखा गया है द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएशन वाज टू मेक इट्स पोर्टेबल, सिंपल एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये आपका पोर्टेबल है, सिंपल है और सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये मेन फीचर है जिसके लिए जावा जानी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर ऑल्सो सम एक्सीलेंट फीचर्स विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पॉपुलरिटी ऑफ दिस लैंग्वेज। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं जो इस लैंग्वेज को पॉपुलर बनाते हैं। तो उसमें यहाँ पर नीचे लिस्ट एक दिखाई पड़ रही है कि जावा प्रोग्रामिंग एक सिंपल लैंग्वेज मानी जाती है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये पोर्टेबल होती है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कही जाती है, ये सिक्योर्ड है, रोबस्ट है और आर्किटेक्चर नेचर है। ऐसे ही बहुत सारे। तो हम लोग सिर्फ उतने ही चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे जितनी चीज़ें आपके सिलेबस में दी गई हैं। यहाँ पर मैंने सिलेबस ले रखा है आपका। ये आपका फीचर्स ऑफ जावा जेवीएम हो गया था, उसके बाद फीचर्स ऑफ जावा में सिंपल, रोबस्ट, सिक्योर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये फीचर्स बताने के लिए कहे गए, तो उन्हीं को मैं खाली यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये ऐसे ही डिज़ाइन में भी ये दो फीचर्स डिस्क्राइब कर दिए गए। अब यहाँ पर सबसे पहला है सिंपल। जावा लैंग्वेज सिंपल है। जावा इज वेरी इजी टू लर्न एंड इट्स सिंटैक्स इज सिंपल, क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंग टू सन, जावा लैंग्वेज इज सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज, यहाँ पे जावा लैंग्वेज को सिंपल लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जा रहा है, जिसको आसानी से लर्न किया जा सकता है, उसके सिंटैक्स सिंपल होते हैं। तो क्यों, कैसे सिंपल कहा जा रहा है? क्योंकि इससे पहले जो अदर लैंग्वेज बनी होंगी उसमें वो चीज़ टफ होगी और उसका ओवरकम किया गया होगा, तब जाकर ये सिंपल लैंग्वेज जावा कही जा रही है। तो यहाँ पे देखो, जावा सिंटैक्स इज बेस्ड ऑन C++, सो इजियर फॉर प्रोग्रामर टू लर्न इट आफ्टर C++। जावा प्रोग्रामिंग के जो सिंटैक्स लिए गए हैं ज़्यादातर वो C++ लैंग्वेज एक चलती थी या चलती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये भी है, इससे बनाए गए हैं या लिए गए हैं। जावा हैज़ रिमूव्ड मैनी कॉम्प्लिकेटेड एंड रेयरली यूज्ड फीचर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो कभी कभार यूज़ होते थे और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है एक्सप्लिसिट पॉइंटर, ये C++ में चलता है, जावा में नहीं होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये C++ में चलता है, जावा में नहीं होता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड और रेयरली यूज्ड फीचर्स थे वो हटा दिए गए, इसलिए इसको सिंपल कहा जा रहा है। देयर इज नो नीड टू रिमूव अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट बिकॉज देयर इज ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन इन जावा। नॉर्मल प्रोग्रामिंग जो C++ होती थी उसमें अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसमें अगर कोई वैल्यू नहीं डाली, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए int आपने डिक्लेयर किया और कोई वैल्यू नहीं डाली आपने, तो क्या होता था कि बाई चांस उस आपके कंप्यूटर की मेमोरी थोड़ी कम है और C++ का प्रोग्राम आप चला रहे हो, उसको उस समय कुछ ज़्यादा मेमोरी ज़रूरत है, तो ये अपने आप क्या करता था कि आपने क्या किया, आपने int खाली डिक्लेयर किया, तो ये C नाम की मेमोरी बन गई और इस मेमोरी में कोई भी
जो मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम पहले चलाए गए होंगे, आपके प्रोग्राम चलाने से पहले जो प्रोग्राम चलाए गए होंगे, तो इसमें कोई भी वैल्यू यहाँ उठकर चली आएगी, कोई भी वैल्यू यहाँ उठकर चली आएगी, कुछ भी, और XYZ कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू। तो ये जो अपने आप अपनी इच्छा से वैल्यू जो चली आई है, और हमने तो नहीं डाली है ये वैल्यू, अगर प्रिंट कराएं तो ये ऊटपटांग वैल्यू ही प्रिंट हो जाएगी आपकी। तो ये अपनी इच्छा से जो अपने ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाती है, इसी को गार्बेज वैल्यू कहते हैं, गार्बेज वैल्यू। तो C++ प्रोग्रामिंग में या C प्रोग्रामिंग में ऐसा हो जाता था, गार्बेज वैल्यू अपने आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आ जाती थी कभी कभार। लेकिन जावा में क्या होता है, जावा में आपका गार्बेज कलेक्शन पैकेज मौजूद है, जो ये चीज़ को पहले ही रोक देता है। यानी कि अगर किसी वेरिएबल को C=0 होना ज़रूरी है उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो वो जब तक तुम C=0 डाल नहीं दोगे, जैसे इस तरीके से लिख नहीं दोगे, तब तक आपका प्रोग्राम ही चलाने नहीं देगा। ऐसा इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया गया है जावा में। तो ये गार्बेज वैल्यू आएगी ही नहीं जावा में, ये इसमें फीचर्स बनाया गया। तो ये सिंपल लैंग्वेज में ये आप फीचर्स बता सकते हैं। उसके बाद रोबस्ट। रोबस्ट क्या है? रोबस्ट सिंपली मीन्स स्ट्रॉन्ग। जावा इज रोबस्ट बिकॉज, जावा को रोबस्ट लैंग्वेज कहा गया क्योंकि इट यूजेस स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। यानी कि सिस्टम में जितनी भी मेमोरी है तो वो हर अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हिसाब से एलोकेट होती है। तो जावा अपने लिए सफिशिएंट मेमोरी एलोकेट कर लेता है और मेमोरी मैनेजमेंट उसमें बहुत अच्छा है। यानी कि दूसरे सॉफ्टवेयर के द्वारा बाई चांस बैकग्राउंड में वो सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं तो वो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब जावा को जितनी मेमोरी चाहिए वो जावा क्या करेगी, उन सॉफ्टवेयर्स, अगर मेमोरी कम पड़ रही है तो उन सॉफ्टवेयर्स को बंद करके अपने आप, तुमको नहीं करना है, अपने आप बंद करके वो मेमोरी फ्री कर लेगी। तो मेमोरी मैनेजमेंट करना जावा को आता है, उसमें कोडिंग ऐसी है। दूसरा है देयर इज अ लैक ऑफ पॉइंटर दैट अवॉइड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। क्या होता था, जो C और C++ थी उसमें एक पॉइंटर नाम का टॉपिक होता था। तो पॉइंटर सीधे मेमोरी के साथ वर्क करता है, डायरेक्टली मेमोरी के साथ वर्क करता है। और पॉइंटर ही एक ऐसा यहाँ पे आप लोगों के इजी लैंग्वेज में अगर समझाएं जिससे समझ में आ जाए तो उतना ही आपको बताना पड़ेगा हमें। तो पॉइंटर एक ऐसा आपका वेरिएबल होता था या ऐसी टेक्निक होती थी जिससे हम किसी भी जो सॉफ्टवेयर बना है उसके डेटा को लीक कर सकते थे, डेटा को निकाल सकते थे। जैसे आप सुनते होंगे ना हैकर वगैरह, तो हैकर वगैरह जो है पॉइंटर का ही यूज़ करके किसी भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट से जो भी डेटा लीक करना चाहते हैं वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जावा में क्या किया गया, जावा में पॉइंटर टॉपिक ही हटा दिया गया, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है। जावा में पॉइंटर टॉपिक ही हटा दिया गया तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। ये दूसरे लाइन का मतलब है। उसके बाद देयर इज ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इन जावा विच रन्स ऑन द जावा वर्चुअल मशीन टू गेट रिड ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर नॉट बीइंग यूज्ड बाय जावा एप्लीकेशन एनी मोर। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जावा में ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन पैकेज होता है जो गार्बेज वैल्यू को आने से रोकता है, इसलिए जावा को स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। रोबस्ट का मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग से है, जावा एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। तो जो भी ये चीज़ें बताई जा रही हैं वो जावा कैसे स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में बताया जा रहा है। चौथा है आपका देयर आर एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड द टाइप चेकिंग मैकेनिज्म इन जावा और ऑल दीज पॉइंट्स मेक्स जावा रोबस्ट। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जावा में एक टॉपिक पाया जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर, एक्सेप्शन का मतलब एरर से होता है। तो जावा में एरर हैंडलिंग टॉपिक होता है जिसमें एरर को हैंडल किया जा सकता है। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए, आपको कैसे समझ में आएगा ये, जैसे कि क्वेश्चन में जब आप प्रोग्राम रन करा रहे हो कोई भी, तो उसमें मैसेज आया एंटर योर एज, और आपने धोखे से नाम टाइप कर दिया, नाम। तो एज तो मान लीजिए इंटीजर में स्टोर होती है और उसी के लिए आपने int=sc.next int लिख रखा होगा और आपने स्टोर करते समय नाम दे दिया,
तो नाम तो इंटीजर में स्टोर नहीं होगा, तो ये जावा खुद ही अपने आप से एरर दे देती है, तो ये तो ऑटोमेटिकली एरर आएगी। लेकिन इसके अलावा अगर यूज़र मतलब जो प्रोग्राम बना रहा है वो खुद चाहता है कि जावा में एरर हैंडल कर सके, तो उसके लिए उसको पूरा टॉपिक और कुछ पूरे सिंटेक्स प्रोवाइड किए गए हैं कि ऐसे तो कंप्यूटर जो मैसेज देगा, कंप्यूटर का मैसेज थोड़ा टफ लैंग्वेज में होता है, हो सकता है कई यूज़र उसको समझ ना पाएँ, तो इसलिए ये एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक बनाया गया कि अगर कोई एरर हम जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में ये एरर आ सकती है, तो एरर हैंडलिंग टॉपिक में जो कोड बताए गए हैं उसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम में एरर हैंडलिंग कर सकते हैं, जिससे कि अगर वो एरर एरीज हो तो मैसेज कंप्यूटर ना दे, मैसेज जो हमने उस एरर में दिया होगा वो वाला इजी मैसेज हमारे सामने डिस्प्ले हो। तो ये चीज़ एरर हैंडलिंग में या एक्सेप्शन हैंडलिंग में आ जाती है बच्चों, तो इसी को हम लोग यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग मानते हैं। तो ये रोबस्ट के सारे फीचर्स हो गए। इसके बाद जो है अब आगे नेक्स्ट फीचर है हमारा जावा का सिक्योर्ड। तो ये तो ऊपर भी बताया गया था, अब फिर से एक बार देख लेते हैं सिक्योर्ड में क्या मतलब है। जावा इज बेस्ट नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी। जावा सिक्योरिटी के पर्पज से सबसे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज मानी गई है। विद जावा वी कैन डेवलप वायरस फ्री सिस्टम। जावा इज सिक्योर्ड बिकॉज नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर, इसमें कोई क्योंकि पॉइंटर से डेटा लीक होता था, तो इसमें कोई एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं होता है। दूसरा, जावा प्रोग्राम रन इनसाइड अ वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स। इसमें JVM आपका इंटरप्रेटर बताया गया था ना, जो हमने बताया था कि सिर्फ इसी में होता है। तो यहाँ पे कहानी ये है कि जो अदर लैंग्वेज होती थी जैसे C++ या और जो लैंग्वेज होती थी, तो उसमें क्या होता था कि हर लैंग्वेज में जो भी हम करवाना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो वो लैंग्वेज हमारे कोड को यानी सोर्स कोड को पढ़ती थी और कंपाइलर की मदद से, कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है जो ट्रांसलेशन का काम करता है, तो कंपाइलर की मदद से वो सीधे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दी थी। तो उसी मशीन लैंग्वेज में उस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करते समय ये आपका एक्सप्लिसिट पॉइंटर का काम होता था कि उस मेमोरी मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करके और डेटा को लीक कर दे, जो भी सॉफ्टवेयर बनाया गया उसमें से डेटा चुरा ले। तो अब यहाँ पे जावा में ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जावा में सोर्स प्रोग्राम डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता है, वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। और बाइट कोड को पढ़ने के लिए आपको एक वर्ड बताया गया था वर्चुअल मशीन वाला, ऊपर देखो तुमको दिखा देते हैं, हाँ JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा में क्या होता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में नहीं डायरेक्ट कन्वर्ट किया जाता है, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। और बाइट कोड हमारे द्वारा रीड नहीं किया जा सकता, यानी कि वो सामने लिखा होगा, हम उसको समझ नहीं पाएंगे उसमें क्या लिखा है, वो अलग लैंग्वेज में लिखा होता है। तो उसको सिर्फ जावा वर्चुअल मशीन द्वारा ही रीड किया जा सकता है और फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसलिए ये हर तरीके से सिक्योर्ड लैंग्वेज है, यानी कि वायरस फ्री है। कोई वायरस अटैक जावा के द्वारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं या वेबसाइट डेवलप होती हैं उसमें वायरस का अटैक नहीं हो पाता है, ये इसमें बताया गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक पिक्चर भी दिखाई गई, देखो ये देखो उसी फीचर्स को बताते हुए। जैसे ये C++ प्रोग्राम है, तो C++ प्रोग्राम डायरेक्ट OS में, OS की लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता था, ये दो ही बॉक्स बने हैं। और जावा में क्या होता है, जावा में JVM पहले सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और फिर रन टाइम पर फिर JVM उसको जो है OS लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसलिए ये आपका सिक्योर्ड है पूरी तरीके से, ये बताया गया है इसमें। फिर उसके बाद इसमें जो है सिक्योर्ड के साथ में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे जावा में एक जब प्रोग्राम कन्वर्ट हो रहा होता है मशीन कोड में, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम लगा होता है साथ में क्लास लोडर नाम का। ये सिक्योर्ड फीचर्स के अंदर ही बातें बताई जा रही हैं, ठीक है, सिक्योर्ड फीचर्स के अंदर।
तो क्लास लोडर नाम का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लगा होता है। तो इसका काम क्या होता है, क्लास लोडर इन जावा इज अ पार्ट ऑफ जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट यानी जावा का जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है उस समय इन्वायरमेंट जो क्रिएट होता है उसकी बात की जा रही है। विच इज यूज्ड टू लोड जावा क्लासेस। हमने आपको बताया था कि सोर्स कोड जो आप लिखते हो प्रोग्राम वो सोर्स कोड होता है और उसकी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट जावा होता है। और फिर जब कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में चेंज करता है तो बाइट कोड में उसी फाइल का नाम क्या बन जाता है, डॉट क्लास। फाइल का नाम तो सेम रहेगा, मान लीजिए राम डॉट जावा था, तो अब जब बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो राम डॉट क्लास हो जाएगा। तो ये जो क्लास नाम की जो फाइल बन जाती है, तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर, विच इज यूज टू लोड जावा क्लास मतलब जो बाइट कोड वाली फाइल है, इनटू जावा वर्चुअल मशीन डायनेमिकली। इट एड सिक्योरिटी बाय सेपरेटिंग द पैकेज फॉर द क्लास ऑफ लोकल फाइल सिस्टम from those that are imported from networks sources। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंप्यूटर का आपका लोकल इन्वायरमेंट होता है और अगर कंप्यूटर किसी नेटवर्क में है, चाहे दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े हों तो नेटवर्क में है, या कंप्यूटर इंटरनेट के नेटवर्क में है, तो वहाँ से प्रोग्राम लीक होने की संभावना रहती है। तो ये क्या करता है, ये पूरी सिक्योरिटी के साथ सेपरेट रखता है आपके कोड को और पूरे पैकेज को आपका लोकल फाइल में जब कन्वर्ट करता है तो लोकल फाइल जिन नेटवर्क के संपर्क में है उनसे बचा ले जाता है। इस तरीके से काफ़ी डीप नॉलेज है, बस आपको यहाँ पे इस चीज़ को समझ लेना है कि हाँ ये चीज़ क्लास लोडर ऐसा करता है यहाँ पर। फिर बाइट कोड वेरीफायर, जो यहाँ पे एक और देखो सिक्योरिटी लगाई गई, बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया वो तो सिक्योर है ही, लेकिन साथ में जब बाइट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होता है तो वहाँ के लिए फिर से उस बाइट कोड को भी वेरीफाई किया जाता है। इट चेक्स द कोड फ्रेगमेंट फॉर इलीगल कोड दैट कैन वॉयलेट अक्रॉस राइट टू ऑब्जेक्ट। अगर आपका वो कोड के अंदर कोई भी ऐसा इलीगल कोड छुपा हुआ है, किसी भी हैकर ने मान लीजिए कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसके थ्रू ऐसा करवा पा रहा है वो बाई चांस, तो वो वॉयलेट एक्सेस राइट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि जावा में क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग होती ना, तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को वो एक्सेस तब भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बाइट कोड को भी वेरीफाई करना पड़ता है, अपने आप को करवाना पड़ता है, तब जाके वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। फिर ऐसे ही सिक्योरिटी मैनेजमेंट, तो ये तो हाई सिक्योरिटी की बातें चल रही हैं। It determines what resources a class can access, such as reading and writing to a local disk। तो यहाँ सिक्योरिटी मैनेजमेंट में ये देखा जाता है कि जो जावा का प्रोग्राम है वो उस कंप्यूटर पे या उस लोकल एनवायरनमेंट में कहाँ किन किन जगह से एक्सेस किया जा रहा है, रीड किया जा रहा है या राइट किया जा रहा है, तो उसमें कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट की जा रही, तो ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो जावा को सिक्योर बनाती हैं इस तरीके से। उसके बाद जो है नेक्स्ट फीचर है जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो ये फीचर्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार हल्के से बताया देते हैं। जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। जावा में जो भी होता है वो सब ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स वी ऑर्गेनाइज आर सॉफ्टवेयर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इनकॉर्पोरेट्स बोथ डेटा और बिहेवियर। तो इसमें ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तहत सारी चीज़ें होती हैं। अब मेन जो यहाँ पे समझना है आपको कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सी, पिछली क्लास में भी बताया गया था, जो आपके इन 4-5 जो फीचर्स हैं ये जिस लैंग्वेज में पाए जाएं वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स ऊप्स, इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं, इज अ मेथोडोलॉजी दैट सिंप्लीफाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस
बाय प्रोवाइडिंग सम रूल्स। तो इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स क्या क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक किसी भी क्लास का एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट बनता है, उस प्रोग्राम में एक क्लास होती है, उस प्रोग्राम में इनहेरिटेंस का यूज़ किया जा सकता है, उस प्रोग्राम में पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर्स यूज़ किया जा सकता है, और वो प्रोग्राम जो है अब्स्ट्रैक्ट डेटा अब्स्ट्रैक्शन को फॉलो करता है, और वो प्रोग्राम इनकैप्सुलेशन को फॉलो करता है। तो ये 6 फीचर्स जो हैं जावा के उसमें प्रोग्राम में शामिल होते हैं हमेशा। वो अलग बात है कि हम इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारे यूज़र के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सारे फीचर्स आपके एक्सप्लेन किए जा चुके हैं पहले वाले टॉपिक में, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि जावा कोई भी प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तभी कही जाती है जिसमें ये 6 फीचर्स आपके पाए जाएं। फिर उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर्स। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर दिखाई जा रही इसको हम अभी आपको समझा देंगे, पहले हम ये पढ़ देते हैं नीचे क्या लिखा है। यहाँ देखिए, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इज different from other languages like C, C++, etc., which are compiled into platform specific machine, while Java is a write once run anywhere। यहाँ पे एक फीचर होता है जावा का WORA, रोरा। रोरा का मतलब है राइट वंस रन एनीवेयर लैंग्वेज। A platform is a hardware or software environment in which a program runs। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो दूसरी लैंग्वेज हैं, जैसे कि आपको बताया गया C और C++, जावा इसकी तरह से आपका काम नहीं करता है। जावा जो है एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें प्रोग्राम को रन होना होता है। जावा में कोई एक बार प्रोग्राम लिखा गया है तो वो किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जो जावा इंस्टॉल है किसी दूसरे इन्वायरमेंट में, वहाँ पे उस प्रोग्राम को रन कराया जा सकता है, इसीलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है। अब यहाँ पे देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म और हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। जावा प्रोवाइड अ सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। जावा जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि यही फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछा जा सकता है। द जावा प्लेटफॉर्म डिफर्स फ्रॉम मोस्ट अदर प्लेटफॉर्म्स इन द सेंस दैट इट इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट रन्स ऑन द टॉप ऑफ अदर हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। इट हैज़ 2 कंपोनेंट। इसमें जावा के प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में 2 तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं, रन टाइम एनवायरनमेंट जो सॉफ्टवेयर बेस होता है और एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अभी ये सब ऊपर पिक्चर से ही आपको समझ में आ जाएगा। जावा कोड कैन बी रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल विंडोज, लाइनेक्स, सन सोलरीज, मैक ओएस एटसेट्रा। Java code is compiled by compiler and convert into bytecode. This bytecode is a platform independent code because it can be run on multiple platform. That is write once and run anywhere। अब इसको हम समझाते हैं, ध्यान समझिएगा, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए जब भी कोई पूछे। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर ये वाला वर्ड भी याद रख लीजिएगा, WORO, राइट वंस रन एनीवेयर। देखो प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जिस OS की बात हो रही, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही। प्लेटफॉर्म का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें जावा इंस्टॉल है, उसमें प्रोग्राम आप रन कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोग जो यूज करते हैं वो हम लोग OS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। कौन सा? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। जबकि यहाँ पर 3 आपके मेन दिखाए जा रहे हैं, जबकि और भी होते हैं, जैसे मैक होता है और लाइनेक्स होता है। तो क्या होता है कि हम विंडोज की बात कर रहे हैं,
कि जैसे आपने अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 10 आपका स्टोर है आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो आपने वहाँ पे जावा का प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ओपन किया, वहाँ पे सोर्स प्रोग्राम लिखा, 2 नंबर के सम का प्रोग्राम सोर्स कोड लिखा, फिर उसको रन कराया आपने। जब रन कराएंगे तो जब सोर्स कोड आपने सेव किया था, रन कराते वो कंपाइल कराते ही सेव करता है पहले, तो जब सेव करेगा तो मान लीजिए आपने राम नाम दिया था उस फाइल का जिसमें 2 नंबर के सम का प्रोग्राम आपने लिखा, राम नाम से उस फाइल को सेव करेगा, तो कंप्यूटर क्या करेगा, डॉट जावा अपने तरफ से लगा लेगा। और कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसमें डॉट जावा लिखना पड़ता है, और जो ब्लूजे है उसमें अपने आप वो डॉट जावा लगा देगा। तो राम डॉट जावा नाम का आपका फाइल सोर्स कोड की बन गई। उसके बाद जैसे ही आपने उसको कंपाइल कराया तो आपका दूसरी एक फाइल बनी जिसको हम लोग बाइट कोड कहते हैं। तो बाइट कोड की जो फाइल बनेगी तो फाइल का नाम तो सेम रहेगा राम, लेकिन वो डॉट जावा की जगह पे डॉट क्लास लगा लेगा, उसका एक्सटेंशन नेम डॉट क्लास होता है। तो बाइट कोड डॉट क्लास नाम की बन गई। फिर विंडोज़ का अपना जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन, जिसको जावा एनवायरनमेंट कहा जा रहा है, ये बनाता है। तो जेवीएम जो जावा वर्चुअल मशीन है उस बाइट कोड को पढ़ता है और उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि इस प्रोग्राम में क्या करवाना चाहते हैं आप, जैसे 2 नंबर का सम कराना चाहते हैं तो पहले एक मैसेज आए एंटर 2 नंबर, फिर आप एक नंबर दो, फिर वो ए में स्टोर हो, फिर आप दूसरा नंबर दो, बी में स्टोर हो, और फिर वो सम हो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, फिर प्रिंटिंग आए एसओपीएलएन में सम ऑफ 2 नंबर इज सी। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जेवीएम आपका आउटपुट विंडो में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। तो ये आपका हो गया विंडोज़ पे। आप ध्यान देना, ये बाइट कोड जो जनरेट हुआ था डॉट क्लास वाला, आप क्या कीजिए सी ड्राइव में जावा वाले फोल्डर में जाइए और ये राम डॉट क्लास नाम से जो फाइल होगी जावा वाले फोल्डर में, ये बिन नाम के फोल्डर में मिल जाएगी। जावा वाले फोल्डर के अंदर एक BIN बिन नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर मिल जाएगी, उसी में सारी फाइलें सेव होती हैं। तो उस फाइल को आपने कॉपी कर लिया। अब आप क्या गए अपने मान लीजिए किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, उसके यहाँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो मैक था, मैक आपने उस पर वो, और उसमें भी जावा लोड है, तो आपने क्या किया कि ये बाइट कोड वाली जो फाइल थी वो उसके जावा वाले फोल्डर के अंदर जो बिन नाम का फोल्डर है उसमें पेस्ट कर दी, और फिर उसमें जो ब्लूजे स्टोर होगा उसको रन कराया। तो क्या होगा, ये वाली फाइल आपकी इस पे भी रन हो जाएगी। ये जो आपका एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो उस पे ये फाइल रन हो जाएगी और आपका 2 नंबर का प्रोग्राम चल जाएगा। ऐसे लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें भी आपका ये प्रोग्राम चल जाएगा, क्योंकि आपने बाइट कोड को ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा गया, यानी कि ये एक बार रन होने के बाद में अब इसको ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाती है फाइल जो डॉट क्लास नाम से बनती है। तो चाहे इस प्लेटफॉर्म पे रन कराएं और चाहे इस प्लेटफॉर्म पे रन कराएं और चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कराएं जिसमें जावा स्टोर है। अब ये हुआ इसमें। अब जावा के अलावा कोई और लैंग्वेज होती तो क्या होता, उसके पास जेवीएम होता नहीं है और वो बाइट कोड जनरेट नहीं करती है। तो क्या होगा कि इसमें वो बाइट कोड जनरेट ना करने के कारण वो सीधे प्रोग्राम, मान लीजिए विंडोज़ में कोई प्रोग्राम सी लैंग्वेज में आपने बनाया, वो सीधे मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ओएस के लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस कोड को अगर आप इस पे चलाना चाहें तो नहीं चलेगा, उस कोड को आप इस पे चलाना चाहें फाइल लेके जाएं कॉपी करके तो नहीं चलेगा। आपको दोबारा से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा इसमें, तब इसका चलेगा, और दोबारा से लिखना पड़ेगा वही प्रोग्राम सेम इसमें, तब इस पे चलेगा, जबकि इसमें चल जाता है। तो बच्चों ये सारी डिटेल इसमें हमने बताई। तो आपको समझ में आया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है? यस सर। राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब एक बार आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम लिख लो, जब वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस प्रोग्राम को कॉपी करके किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन करवा सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर यहीं पे क्लास हम लोग एंड कर लेते हैं। ओके, बाय बाय।